नमस्कार साथियों, सभी स्टूडेंट्स का मैं कस्तूरी देवी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हमारी जो आज की क्लास है वो बीए सेकेंड ईयर की मध्यकालीन भारत का इतिहास की किताब जो है क्लास है। और इसमें जो हम आज आगे चलेंगे, मैंने देखिए इसमें हम मध्यकालीन भारतीय साहित्य को रीड कर रहे हैं और हम जहांगीर काल तक आ चुके हैं। तो आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी आगे की जो किताब का नाम है, आगे की हमारी किताब का नाम है इकबाल नामा-ए जहांगीरी। इकबाल नामा-ए जहांगीरी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, इकबाल नामा-ए जहांगीरी। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? मोतमिद खां। इकबाल नामा-ए जहांगीरी मोतमिद खां के द्वारा रचित किताब है या ग्रंथ है। इकबाल नामा-ए जहांगीरी मोतमिद खां के द्वारा रचित ग्रंथ है तथा इस पुस्तक से हमें जहांगीर के शासनकाल, शासन प्रबंध एवं आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है। क्लियर है बात? किताब का नाम इकबाल नामा-ए जहांगीरी किसके द्वारा रचित है? मोतमिद खां के द्वारा। देखिए ये वन वर्ड में कई बार पूछा हुआ है, यूपीएससी एग्जाम्स में आई हुई है। ये बुक्स मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। ये जो भी किताबें हैं वो सारी मैचिंग में भी पूछ सकते हैं और वन वर्ड में आपसे पूछ सकते हैं। तो इकबाल नामा-ए जहांगीरी क्लियर है? किसके द्वारा? मोतमिद खां के द्वारा। नेक्स्ट हमारी बुक का नाम है पादशाहनामा। पादशाहनामा। पादशाहनामा किसका? अब्दुल हमीद लाहौरी का। अब्दुल हमीद लाहौरी का। शाहजहां के शासनकाल में पादशाहनामा की रचना की गई। शाहजहां के शासनकाल में पादशाहनामा की रचना की गई और यह ग्रंथ अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया। पादशाहनामा से हमें शाहजहां के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पादशाहनामा से हमें शाहजहां के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें उसने शाहजहां के शासन के इसमें उसने मतलब अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां के शासनकाल के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया है। तो पादशाहनामा भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है हमारा। पादशाहनामा कई बार पूछा हुआ है मैचिंग में, यूपीएससी एग्जाम, सिविल सर्विसेज के एग्जाम, स्टेट पीसीएस आदि सभी में और बीए स्टैंडर्ड में तो पूछते ही हैं। आगे हमारी बुक का नाम है सिर्रे अकबरी। सिर्रे अकबरी। सिर्रे अकबरी यह किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? सिर्रे अकबरी किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? दारा शिकोह के द्वारा। दारा शिकोह के द्वारा। दारा शिकोह शिया मतावलंबी था। दारा शिकोह शिया मतावलंबी था तथा उसने अपने शासनकाल में वेदों का संकलन किया तथा उसने अपने शासनकाल में वेदों का संकलन किया, उपनिषदों का संकलन किया, जो कि उसकी महत्वपूर्ण कृतियां मानी जाती है। सिर्रे अकबरी उसके द्वारा 52 उपनिषदों का संकलन था। सिर्रे अकबरी दारा शिकोह के द्वारा 52 उपनिषदों का संकलन था। 52 उपनिषदों का संकलन था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है ये, कई बार ये पूछा हुआ है। सिर्रे अकबरी
किसकी रचना है, या फिर दारा शिकोह का जो 52 उपनिषदों का संकलन है वो किस नाम से जाना जाता है। मैचिंग में ये आपसे पूछ सकते हैं, सिर्रे अकबरी दे देंगे और मैच करवाएंगे, तो मैचिंग में भी ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स वगैरह में पूछ सकते हैं। तो सिर्रे अकबरी दारा शिकोह की किताब है। दारा शिकोह मैंने बताया शिया धर्मावलंबी था, दारा शिकोह जो था शिया धर्मावलंबी था, उदार विचारों का व्यक्ति था, और इसने अपनी सूफी मत को एक्सेप्ट किया, और इसके चलते उसने भारतीय धर्म और दर्शन को भी रीड किया, और उसके चलते उसने 52 उपनिषदों का एक संकलन तैयार किया जो कि क्या कहलाता है, सिर्रे अकबरी। तो ठीक है, आगे लिखेगा सिर्रे अकबरी, क्लियर है। आगे लिखेगा औरंगजेब के शासनकाल, औरंगजेब के शासनकाल के ग्रंथ, औरंगजेब के शासनकाल के में रचित ग्रंथ। इसमें लिखेगा यद्यपि औरंगजेब के शासनकाल में, यद्यपि औरंगजेब के शासनकाल में लेखन कला को उसने प्रतिबंधित कर दिया था। यद्यपि जो देखिए औरंगजेब, मैं पहले बता देता हूं आपको, औरंगजेब जो था वह बहुत ही कट्टर मुसलमान शासक था, और उसने जो अपने शासन का आधार बनाया था कट्टरता को ही बनाया था। और उसने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि औरंगजेब जो था वो धार्मिक जो उलेमा वर्ग था उसको खुश करना चाहता था। धार्मिक उलेमा वर्ग को वह खुश करके, या उनको उनकी जो कट्टरता की नीति थी उसको सेटिस्फाई करके वह शासन को, अपने शासन को बनाए रखना चाहता था, जिसके चलते ही उसने अपनी जो कट्टरता की धार्मिक नीति थी उसका परिपालन किया, और अपने यहाँ दरबार में उसने नाच गान, गाना बजाना और लेखन कार्य आदि जो इस्लाम में जो भी चीजें प्रतिबंधित थी उनको उसने प्रतिबंधित कर दिया। और ऐसी स्थिति में, लेकिन चूंकि लेखन कभी नहीं मरता, मैंने आपको बताया इतिहास जो विद्वान है, कला और साहित्य विद्वान व्यक्ति है वो कभी नहीं मरते। चोरी छुपे कुछ ना कुछ साहित्य उसके काल में लिखा गया, और बहुत ही जो कि उसके शासनकाल में जो भी साहित्य लिखा गया वो बहुत ही मुगल काल को जानकारी की प्राप्ति करने के लिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है। तो मैंने आपको बताया उसके शासनकाल में पहली जो किताब थी वो थी मुंतकब उत तवारीख। उसके शासनकाल में रचित पहली किताब का नाम था मुंतकब उत तवारीख, मुंतकब उल तवारीख, मुंतकब उल तवारीख। मुंतकब उल तवारीख किसके द्वारा लिखी गई थी, खाफी खां के द्वारा। मुंतकब उल तवारीख, इसमें लिखेगा मुंतकब उल तवारीख खाफी खां के द्वारा रचित किताब थी, या पुस्तक थी, या ग्रंथ था। मुंतकब उल तवारीख खाफी खां के द्वारा रचित, खाफी खां के द्वारा रचित रचना थी। मुंतकब उत तवारीख में, मुंतकब उत तवारीख में हमें खाफी खां के द्वारा, मुंतकब उत तवारीख में हमें खाफी खां के द्वारा औरंगजेब के शासन का आलोचनात्मक वर्णन प्राप्त होता है। इसने कैसा वर्णन किया इस किताब में, वह इसमें आलोचनात्मक वर्णन करता है, यानी तुलनात्मक रूप से वो देता है। अगर वो गलत है कहीं औरंगजेब तो उसकी बात वह खाफी का कहता है। तो इस दृष्टि से यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इस दृष्टि से यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे लिखेगा, इस दृष्टि से यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे लिखेगा, नेक्स्ट है हमारी आलमगीरनामा। किताब का नाम है आलमगीरनामा, मोहम्मद काजिम। आलमगीरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी, मोहम्मद काजिम के द्वारा। आलमगीरनामा, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, मोहम्मद काजिम के द्वारा, मोहम्मद काजिम के द्वारा। और यह ग्रंथ भी हमारा औरंगजेब के शासन को जानकारी, औरंगजेब के शासन की जानकारी प्राप्त करने का साहित्यिक स्रोत है। नेक्स्ट है हमारी किताब का नाम है मासिरे आलमगिरी, मासिरे आलमगिरी, मासिरे आलमगिरी। किताब का नाम मासिरे आलमगिरी। मासिरे आलमगिरी मोहम्मद साकी,
मासिर आलमगीरी किसकी रचना है? मोहम्मद साकी की। मासिर आलमगीरी, मासिर आलमगीरी किसकी रचना है? मोहम्मद साकी। मोहम्मद साकी की रचना है, मोहम्मद साकी की रचना है, जो कि मध्यकालीन भारत को, जो कि मध्यकालीन भारत को विशेषकर औरंगजेब के शासन को जानकारी, औरंगजेब के शासन की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट किताब का नाम है, पुस्तक का नाम है खुलासत उत तवारीख। खुलासत उत तवारीख हमारी नेक्स्ट जो किताब है, इंपॉर्टेंट पुस्तक का नाम है खुलासत उल तवारीख। खुलासत उल तवारीख, खुलासत उल तवारीख यह एक हिंदू विद्वान सुजान रॉय के द्वारा लिखी गई थी। सुजान रॉय भंडारी पूरा नाम था इनका। यह एक हिंदू विद्वान सुजान रॉय भंडारी के द्वारा लिखी गई थी। देखिए इस काल में कुछ हिंदू विद्वान थे, साहित्यकार थे जिन्होंने रचना की है। किताबों के नाम जरूर मुस्लिम लग रहा है, लेकिन वो लेखक कौन है? सुजान राय भंडारी। और जो ये किताब है, ये कई बार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में आपसे कई बार पूछी हुई है। तो आगे लिखेगा सुजान राय भंडारी। सुजान राय भंडारी इनके द्वारा मध्यकालीन भारत को जानने के लिए खुलासत उल तवारीख की रचना की गई। आगे लिखेगा फुतहाते आलमगीरी। फुतहाते आलमगीरी, फुतहाते आलमगीरी, फुतहाते आलमगीरी ईश्वर दास के द्वारा रचित रचना है। फुतहाते आलमगीरी, फुतहाते आलमगीरी ईश्वर दास के द्वारा रचित रचना है। फुतहाते आलमगीरी ईश्वर दास के द्वारा रचित रचना है तथा इसने भी औरंगजेब के शासनकाल का अपनी इस किताब में वर्णन किया है। नेक्स्ट जो किताब का नाम है नुक्शा-ए-दिलखुश। फुतवाते आलमगीरी हो गया, क्लियर है बात? ईश्वरदास की है, मैचिंग में आए तो बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारी किताब का नाम है नुक्शा-ए-दिलखुशी। नुक्शा-ए-दिलखुशी, नुक्शा-ए-दिलखुशी किताब का नाम है और यह किसके द्वारा रचित की गई है? भीमसेन बुरहानपुरी के द्वारा। लेखक का नाम है भीमसेन बुरहानपुरी और किताब का नाम है नुक्शा-ए-दिलखुशा। नुक्शा-ए-दिलखुशी भीमसेन बुरहानपुरी के द्वारा लिखी गई है। और देखिए यह भी मैचिंग में आपसे पूछेंगे, 4 किताबें दे देंगे और मैचिंग करवाएंगे। कई बार ये सारी जितने भी मैं बता रहा हूं आपको, सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस है। नेक्स्ट जो किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी। फतवाए आलमगीरी, नेक्स्ट हमारी जो किताब का नाम है वो है फतवाए आलमगीरी। फतवाए आलमगीरी औरंगजेब के द्वारा अनेक अरबी ग्रंथों का अध्ययन किया गया। औरंगजेब के द्वारा अनेक अरबी ग्रंथों का अध्ययन किया गया और अनेक अरबी ग्रंथों का अध्ययन किया गया और उसने फारसी भाषा में एक न्याय और कानून की पुस्तक का संकलन करवाया। फारसी भाषा में एक न्याय और कानून की पुस्तक का संकलन करवाया जिसे फतवाए जहांगीरी कहा, जिसे फतवाए आलमगीरी के नाम से जाना जाता है। तो फतवाए आलमगीरी बेसिकली क्या किताब है? न्याय और कानून की। तो यदि हमें मध्यकालीन भारत का या औरंगजेब कालीन न्याय और व्यवस्था को रीड करना है तो किसकी सहायता लेंगे हम? फतवाए आलमगीरी की।
और क्या कैसे कैसे रचना की थी उसने अरबी कई अरबी ग्रंथों का अध्ययन करवाया। उन अरबी ग्रंथों का अध्ययन करवाने के पश्चात फारसी भाषा में रचित इसकी रचना करवाई और किताब का नाम क्या रखा? फतवाए आलमगीरी। और किसकी है? न्याय और कानून की किताब है, ये न्याय और कानून की किताब है। आगे लिखिएगा, इसमें पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। कुछ हिंदी लेखकों ने भी मध्यकाल में साहित्य का सर्जन किया। इनमें शाहजहां के दरबारी लेखक या कवि पंडित जगन्नाथ प्रमुख थे। लिखा हुआ है, पंडित जगन्नाथ प्रमुख थे। उन्होंने अपने ग्रंथ उन्होंने शाहजहां के शासनकाल में या शासक के संरक्षण में रस गंगाधर और गंगा लहरी किसकी किताब है, किनके ग्रंथ है? पंडित जगन्नाथ के। और किसके शासनकाल में थे ये? शाहजहां के शासनकाल में। तो ये किसका उल्लेख करेंगे? शाहजहां के शासनकाल की घटनाओं का। तो पंडित जगन्नाथ थे, किताब ग्रंथों का नाम रस गंगाधर और गंग लहरी। इसी प्रकार से मुगल काल हिंदी साहित्य का भी उत्कृष्ट काल था। इसी प्रकार से मुगल काल जो था वो हिंदी साहित्य का भी उत्कृष्ट काल था। क्यों था? क्योंकि जितने भी मुगल आए थे, चाहे वो बाबर हो, हुमायूं हो, चाहे अकबर हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे शाहजहां हो, यहाँ तक जितने भी स्टार्टिंग के हमारे मुगल शासक थे, इन सभी ने कला और साहित्य को बहुत ही बेहतर रूप से संरक्षण दिया था। देखिए, जैसे आपने रीड किया होगा छोटी क्लासों में कि जो जहांगीर था वो चित्रकला का विशेष पारखी व्यक्ति था। वो यहाँ तक कह देता था कि मुझे विश्व का कोई भी चित्र ला के दे दीजिए, मैं यह बता दूंगा कि इसकी नाक किसने बनाई है, पैर किसने बनाया है, हाथ किसने बनाया है, होठ किसने बनाया है, आंख किसने बनाई है। जब इतना पारखी व्यक्ति था, इतना जबरदस्त चित्रकार था वो, तो इसके बाद शाहजहां की यदि बात करें तो उसको स्थापत्य कला का जबरदस्त शौक था। जितने भी हमारे आज मुगल कालीन इमारतें, अधिकतर इमारतें उसके किसके? शाहजहां के कालीन है, चाहे वो दिल्ली का लाल किला हो, चाहे वो हमारा आगरा का किला हो। तो स्थापत्य की जो स्वयं वो कला का पारखी व्यक्ति था। और ऐसा व्यक्ति जो स्वयं कला का पारखी होता है, स्वयं उसमें इंटरेस्ट रखता है, तो वो क्या करेगा? विद्वानों का सम्मान करेगा। बाबर और हुमायूं भी ऐसा नहीं था। बाबर और हुमायूं भी कला के विशेष पारखी व्यक्ति थे, लेकिन बाबर और हुमायूं का जो टाइम पीरियड था वो इतना स्टेबल नहीं था। अकबर को यदि हम अकबर की बात करें तो अकबर स्वयं निरक्षर व्यक्ति था, लेकिन उसके जो दरबार था उसमें धर्म के लिए एक अलग विभाग था। उसके पुस्तकों के अनुवाद के लिए उसने एक अलग विभाग की स्थापना कर रखी थी। और वो कला और साहित्यकार और विद्वानों का बहुत ही जबरदस्त सम्मान भी करता था। और उसके दरबार में न केवल मुस्लिम अपितु अधिकतर बहुसंख्यक हिंदू विद्वान भी थे। और ये अकबर की और अकबर राजपूत जो विवाह था वो तो सभी को पता है कि भाई अकबर के काल में उसने एक ऐसी राजनीति पॉलिसी बनाई थी साम्राज्य को विस्तार के लिए जो उसको हम विवाहिक संबंधों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे लिखिएगा इसमें मुगल काल में मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, बीरबल आदि अकबर के काल के हिंदू विद्वान थे। आदि अकबर के काल के प्रसिद्ध हिंदू विद्वान थे। तुलसीदास ने अपने महान ग्रंथ रामचरितमानस की रचना इसी काल में की थी। किसके? अकबर के काल में तुलसीदास ने अपने महान ग्रंथ रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की थी? अकबर के शासनकाल में। इसी प्रकार से जहांगीर के शासनकाल में सूरदास ने
सूरसागर की रचना की। सूरसागर की रचना की। तो देखिए ये हमने मुगल कालीन कुछ साहित्य पढ़ा है और मैंने आपको पहले ही बताया जो आपका प्रश्न आएगा वो प्रश्न इसी प्रकार का आएगा कि या तो मुगल कालीन मध्यकालीन से साहित्यिक सोर्सेज का वर्णन कीजिए, या फिर सल्तनत काल का पूछ सकते हैं आपसे पर्टिकुलर, या फिर मुगल काल का साहित्यिक स्रोत पूछ सकते हैं। और ये बड़ा क्वेश्चन बनेगा और छोटे वन वर्ड वगैरह तो बनेंगे ही बनेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। हमने आज मुगल कालीन साहित्य को कंप्लीट कर लिया है। कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, मैं समझता हूँ आप सभी ने किताब तो ले ली होगी, और कल हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों का इतिहास। हमारे यहाँ देखिए मुगल काल में बहुत से विदेशी यात्री आए थे जिन्होंने मुगल कालीन भारत की यात्रा की थी, और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। उन्होंने क्या लिखे हैं? अपने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। उन यात्रा वृत्तांतों में उन्होंने भारत की स्थिति, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति आदि सभी का वो उल्लेख करते हैं, और उनको रीड करने से हमें भारत की तत्कालीन परिस्थितियों को समझने में बहुत मदद मिलती है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट साहित्य है, हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मध्यकालीन भारत को जानने की दृष्टि से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल आप सभी जो है विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत पढ़ के आइएगा, उसमें हम आगे चलेंगे। और सभी स्टूडेंट्स से फिर मैं निवेदन करता हूं, एक बार हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। और अब जो आप सभी, जो हमारी एक प्रयास है आप सभी को मुख्य धारा में लाने का, उस प्रयास में हमें सहयोग करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी समस्या हो उसका बिल्कुल आप हमसे बातचीत करके उसका समाधान करवा सकते हैं। और कल हमारा जो नेक्स्ट क्लास है उसके लिए आप तैयार रहिएगा। धन्यवाद।